आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं AHN के यूनिट वाइज MCQs BSN थर्ड सेमेस्टर का। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है वो है असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पास्ट पेपर के MCQs भी सॉल्व करें और जो इसके अलावा इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो पॉसिबल है कि एग्जाम में आए, आपके पेपर में अपेयर हों, तो वो भी सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो MCQ है MCQ नंबर 1, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि a nurse is caring for a patient who is scheduled for a colonoscopy and whose bowel preparation will include polyethylene glycol electrolyte lavage prior to the procedure. The presence of what health problem would contraindicate the use of this form of bowel preparation? कह रहे हैं कि हमारे पास अगर नर्स के पास क्या आ गया, एक पेशेंट आ गया है जिसके लिए कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर स्केड्यूल हुआ है। ठीक है, पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर स्केड्यूल हुआ है? कोलोनोस्कोपी। इस प्रोसीजर से पहले बाउल की प्रिपरेशन के लिए लवाज कर रहे हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इलेक्ट्रोलाइट के जरिए। ठीक है, ताकि बाउल की प्रिपरेशन हो, तो उसके लिए इस प्रोसीजर से पहले लवाज करने जा रहे हैं। तो फिर हमसे पूछ रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम्स वुड कंट्राइंडिकेट द यूज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बाउल प्रिपरेशन, कि ये जो लवाज प्रोसीजर है जो हम बाउल प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें हमें ये प्रोसीजर फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर? ये जो हम लवाज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के जरिए, कि कौन सी बीमारी में हमें फिर ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इंटेस्टिनल पॉलिप्स, डायवर्टिकुलाइटिस और कोलोन कैंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में या जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इन डिजीज में हम नहीं करते लवाज। ठीक है, इसके अलावा जो हम लवाज प्रोसीजर है वो इंटेस्टिनल पॉलिप्स में भी कर सकते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस में भी कर सकते हैं, कोलोन कैंसर में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए में नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड MCQ, a nurse is promoting increased protein intake to enhance a patient wound healing, कि एक नर्स है वो प्रोटीन इंटेक बढ़ा रही है खाने में ताकि जो पेशेंट है उसका जख्म जल्दी भर जाए। अब नर्स को पता है कि जो नर्स नोज दैट एंजाइम्स आर एसेंशियल इन द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, नर्स को पता है कि कौन से एंजाइम ज़रूरी होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो आपके ख्याल में वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है, प्रोटीन के डाइजेशन या ब्रेक डाउन के लिए? तो हमारे पास है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो हमें पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेप्सिन हमारे जो प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन में अहम रोल प्ले करता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, लाइपेज लिपिड के मेटाबॉलिज्म में, और एमाइलेज जो स्टार्च या ग्लूकोज ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ number 3. A patient has been brought to the emergency department with abdominal pain and is subsequently diagnosed with appendicitis. कि एक पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एब्डोमिनल पेन के साथ और जल्दी से उसका डायग्नोज हुआ है कि उसको अपेंडिसाइटिस हुआ है, तो उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो अपेंडेक्टोमी के लिए स्केड्यूल हो गया क्योंकि उसको अपेंडिसाइटिस है। अब उसका अपेंडिक्स जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, तो अपेंडेक्टोमी उसकी स्केड्यूल हो गई है। अब जो पेशेंट है वो नर्स से पूछता है कि इस प्रोसीजर से या इस सर्जरी से जिसमें मेरा अपेंडिक्स रिमूव होगा, इससे मेरे हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, या ख़राब होगा, इससे हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर नर्स को किस तरह उसको जवाब देना चाहिए, उसको किस तरह समझाना चाहिए पेशेंट को? तो ऑप्शन ए ये बताना चाहिए कि योर अपेंडिक्स डजंट प्ले अ मेजर रोल सो यू वोंट नोटिस एनी डिफरेंस आफ्टर यू रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, कि आपका अपेंडिक्स जो है वो आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा उसका रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर्जरी के बाद, ना आपका सेहत खराब हो सकता है इस वजह से। या ये बोल सकती है कि द सर्जन विल encourage you to limit your fat intake for a few weeks after the surgery but your body will then begin to compensate। या नर्स पेशेंट को ये बोलेगी कि जो सर्जन है जो आपकी सर्जरी करेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप फैट इंटेक को लिमिट करें कुछ हफ्तों के लिए ताकि बॉडी कंपेंसेट कर ले, फिर ठीक है उसके बाद। या फिर ये बोल सकती है कि
Your body will absorb slightly fewer nutrients from the food you eat, but you won't be aware of this. कि आपकी जो बॉडी है वो आपके फूड से फिर कम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी, उस तरह एब्जॉर्ब नहीं करेगी जिस तरह नॉर्मल कंडीशन में करती है। या फिर ऑप्शन डी, योर लार्ज इंटेस्टाइन विल अडॉप्ट ओवर टाइम टू द एब्सेंस ऑफ योर अपेंडिक्स, कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अपेंडिक्स की जगह पे अडॉप्ट कर लेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कि आपके जो अपेंडिक्स है वो हेल्थ में मेजर रोल तो उसका नहीं है, ठीक है, उसका कोई खास काम तो नहीं है, तो अगर उसको रिमूव भी किया जाए तो उससे कोई आपके हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4, अ पेशेंट आस्क द नर्सिंग असिस्टेंट फॉर अ बेड पेन, कि एक पेशेंट है वो नर्सिंग असिस्टेंट से बेड पेन मांग रहा है स्टूल पास करने के लिए। जब पेशेंट स्टूल पास कर लेता है, when the patient is finished, the nurse assistant notifies the nurse that the patient has bright red streaking of blood in the stool. What is the most likely a result of? तो जब पेशेंट स्टूल पास कर लेता है बेड पेन में, और नर्सिंग असिस्टेंट क्या कर लेता है, नर्स को बताता है कि पेशेंट ने जो स्टूल पास किया है उसका कलर बिल्कुल ब्राइट रेड है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये किस वजह से ये इतना ब्राइट रेड नजर आ रहा होगा? तो ऑप्शन हमारे पास है कि डाइट हाई इन रेड मीट, कि वो रेड मीट ज्यादा खा रहा है, या अपर जीआई ब्लीड, या हेमोराइड्स, या यूज ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है चार्ली, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए क्योंकि हेमोराइड जो है, जो ब्राइट रेड, अगर स्टूल में ब्राइट रेड ब्लड नजर आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एनल रीजन है वहां से, यानी जो बिल्कुल जीआई का लोअर पोर्शन है ना, वहां से जब ब्लीडिंग होती है ना, तब ये ब्राइट रेड कलर आता है। और हेमोराइड्स भी जीआई के बिल्कुल लास्ट यानी एनल रीजन में होते हैं, तो इनकी वजह से फिर ये ब्राइट रेड नजर आएगा। अब अगर यहाँ पे डार्क रेड लिखा होता कि डार्क रेड नजर आ रहा है, तो फिर उसका क्या रीजन होता? फिर वो होता अपर जीआई ब्लीड, क्योंकि जब अपर जीआई ब्लीड से यानी फेगस वगैरह से ब्लीडिंग होगी तो फिर वो डार्क रेड होती है, ठीक है, वो फुल डार्क ठारी डार्क होती है फिर वो। लेकिन अगर ब्राइट रेड की बात होगी तो फिर वो लोअर जीआई ट्रैक्ट या हेमोराइड्स, यहाँ पे हेमोराइड्स ठीक है, लोअर जीआई ब्लीड होता तो फिर वो ठीक होता, यहाँ पे हेमोराइड्स है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ number 5. An adult patient is scheduled for an upper GI series that will use a barium swallow. What teaching should the nurse include when the patient has completed the test? क्या एक पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट है, उनका स्केड्यूल हुआ है कि उनके अपर जो जे सीरीज है उनको एग्जामिन किया जाएगा, जो उसका एसोफेगस है, स्टमक है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, तो उसके लिए उसको बेरियम दिया जाएगा ताकि बेरियम को वो स्वेलो करें, ठीक है। तो उसको क्या टीचिंग नर्स देगी पेशेंट को जब वो ये टेस्ट कंप्लीट करेगा? तो ऑप्शन ए, स्टूल विल बी येलो फॉर द फर्स्ट 24 पोस्ट प्रोसीजर केस टेस्ट, यानी बेरियम स्वेलो के बाद पहले 24 घंटे आपको जो स्टूल आएगा वो फुल येलो होगा। या द बेरियम, ऑप्शन बी, द बेरियम में काज डायरिया फॉर द नेक्स्ट 24 आवर, कि इस बेरियम स्वेलो टेस्ट की वजह से आपको अगले 24 घंटे डायरिया हो सकता है। फ्लू, या फिर ऑप्शन सी, फ्लूइड्स मस्ट बी इंक्रीज टू फैसिलिटेट द इवैक्यूएशन ऑफ द स्टूल, के फ्लूइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स का बोलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स पिएं, ताकि आपका जो इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल है वो अच्छे से हो और आराम से हो, उसको फैसिलिटेट करता है फ्लूइड्स ना, तो इसलिए उनको फ्लूइड्स का बोला जाए। या फिर ऑप्शन डी, स्लाइट एनल ब्लीडिंग में बी नोटेड एज द बेरियम इज पास, कि जब बेरियम पास हो रहा होगा तो एनल रीजन में स्लाइटली ब्लीडिंग नजर आ रही होगी, शो हो रही होगी, ठीक है, या वहां से ब्लीडिंग होगी थोड़ी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, चार्ली, के फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, ताकि जब बेरियम स्वेलो होता है ना, तो पानी से ज्यादा देनी चाहिए ताकि वो स्टूल अच्छे से पास हो, ठीक है। MCQ number 6. A patient has come to the outpatient radiology department for diagnostic testing. Which of the following diagnostic procedure will allow the care team to evaluate and remove polyps? अब पेशेंट आया है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक, नीचे जो प्रोसीजर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा प्रोसीजर ऐसा है कि वो उसमें एवोल्यूशन भी हो सकती है और पोलिप्स को रिमूव भी किया जा सकता है और उनको एग्जामिन भी किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए कोलोनोस्कोपी, या ऑप्शन बी बेरियम एनेमा, या ऑप्शन सी ईआरसीपी, ऑप्शन डी अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फाइब्रोस्कोपी। तो इन प्रोसीजर्स में ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में हम टिश्यू बायोप्सी के लिए ले भी सकते हैं कुछ टिश्यू, ठीक है, और उसको एग्जामिन भी कर सकते हैं, तो मतलब पॉलिप्स को रिमूव भी कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, तो वो बाकी में नहीं कर सकते, ये सिर्फ कोलोनोस्कोपी में कर सकते हैं। बेरियम एनेमा, आईआरसीपी, अपर जेज फाइब्रोस्कोपी इसमें नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
MCQ number 7. A nurse is caring for a patient with recurrent hematemesis who is scheduled for upper gastrointestinal fibroscopy. कि एक पेशेंट आया है और उसको रिकरेंट बार बार उसको उल्टी आ रही है और खून आ रहा है उसमें, ठीक है। तो अभी उसको ये मसला है कि उसको खून आ रहा है, उल्टी आ रही है ना, उल्टी में खून आ रहा है। और अभी उसके लिए स्केड्यूल क्या हुआ है कि उसका जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल फाइब्रोस्कोपी अपर रीजन है ना, यानी उसे पेगस वगैरह, इसमें उसको वो क्या डालेंगे, फाइब्रोस्कोपी करेंगे उसकी, ठीक है। हाउ शुड द नर्स इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे, तो फिर इस किस्म के पेशेंट के लिए जिसका अभी उल्टियाँ आ रही हो, हेमेटोमेसिस हो रही हो, और उसको प्रोसीजर भी फाइब्रोस्कोपी पर गेस्ट्रो इंटेस्टिनल फाइब्रोस्कोपी का बोला गया हो, तो फिर ऐसे पेशेंट को किस तरह प्रिपेयर करेगी नर्स। तो ऑप्शन ए, इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, के एनजी ट्यूब डालें पेशेंट के लिए, या बी, एडमिनिस्टर अ माइक्रोफ्लीट एनेमा एटलीस्ट 3 आवर बिफोर द प्रोसीजर, के एनेमा डाल दें तीन घंटे पहले प्रोसीजर से, या हैव द पेशेंट लाई इन सुपाइन पोजीशन फॉर द प्रोसीजर, के पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा दें प्रोसीजर से पहले, या अप्लाई लोकल एनेस्थेटिक टू द बैक ऑफ द पेशेंट थ्रोट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के हमने क्या करना है कि नर्स ने जो बैक ऑफ द थ्रोट है, यानी थ्रोट के अंदर जो बैक रीजन पे, उसको लोकल एनेस्थेटिक वगैरह दे देना है और गागल्स करा देने हैं हॉट वाटर वगैरह से या इसके साथ, ठीक है। तो ये उसके लिए बेटर रहेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ number 8. The nurse is providing health education to a patient scheduled for a colonoscopy. The nurse should explain that she will be placed in what position during this diagnostic test. कि नर्स है एक पेशेंट को एजुकेट करिए अबाउट कोलोनोस्कोपी, कि उनका कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर होने वाला है, तो नर्स उनको क्या बोलेंगे कि आपने कौन से प्रोसीजर में इसके लिए लेटना है ताकि आप ये कोलोनोस्कोपी आराम से हो सके आपकी। तो ऑप्शन ए, इन अ नी चेस्ट पोजीशन, या ऑप्शन बी, लाइंग प्रोन विद लेग्स ड्रॉन टुवर्ड्स द चेस्ट, या ऑप्शन सी, lying on the left side with legs drawn towards the chest, या ऑप्शन डी, in a prone position with two pillows elevating the buttocks। तो ऑप्शन सी, that is lying on that left side with legs drawn towards the chest, के उनको लेटाएं किस पोजीशन में, कि उनको लेफ्ट साइड पे लेटा दें, लेफ्ट साइड पे, और उनको लेग्स का बोले कि आप अपने लेग्स, ठीक है, वो थोड़ा सा ड्रॉ कर लें चेस्ट सीने की तरफ, ठीक है, और सीने की तरफ और लेफ्ट साइड पे लेट जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये कोलोनोस्कोपी के लिए अच्छा पोजीशन रहता है। MCQ number 9. A patient has sought care because of recent dark color stools. As a result, a fecal occult blood test has been ordered. The nurse should instruct the patient to avoid which of the following prior to collecting a stool sample. कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, और वो बोलता है कि मुझे डार्क कलर के स्टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसके जो ब्लड टेस्ट, फीकल ब्लड टेस्ट ऑर्डर हुआ है उसके लिए, अब वो कह रहा है कि मुझे डार्क स्टूल्स आ रहे हैं, सही है, डार्क कलर स्टूल्स आ रहे हैं। तो इस वजह से डॉक्टर ने उसको बोला है कि आप फीकल एकल ब्लड टेस्ट करें। अब नर्स को पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि आपने ये फला चीज़ यूज़ नहीं करनी इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट से पहले आपने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी वरना ये टेस्ट ख़राब आ सकता है आपका। तो कौन से हैं? एनसेड्स, ये दवाई यूज़ नहीं करनी, या एसिटामिनोफेन यूज़ नहीं करना, या ऑप्शन सी, ओटीसी विटामिन डी सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करने, या ऑप्शन डी, फाइबर सप्लीमेंट्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनसेड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि इस वजह से फिर फॉल्ट आता है, यानी फॉल्स फीकल अकल ब्लड टेस्ट आता है फिर, सही है। तो पॉजिटिव आता है लेकिन वो फॉल्स होता है, वो फिर हमें सही से पता नहीं चलता, डायग्नोसिस सही से नहीं होती, तो हमने उनको बोलना है कि आपने एनसेड्स नहीं लेनी इस टेस्ट से पहले, ठीक है। MCQ number 10. The nurse is preparing to perform a patient's abdominal assessment. What examination sequence should the nurse follows? के abdominal assessment करने जा रहे हैं पेशेंट की, सही है, तो नर्स को कौन से सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए, इंस्पेक्शन अस्कल्टेशन परकशन एंड पल्पेशन, या बी, इंस्पेक्शन पल्पेशन अस्कल्टेशन परकशन, या सी, इंस्पेक्शन परकशन पल्पेशन एंड अस्कल्टेशन, या डी, इंस्पेक्शन पल्पेशन परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंस्पेक्शन अस्कल्टेशन परकशन एंड पल्पेशन, ये हमारा ऑर्डर रहेगा, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए, ठीक है। MCQ number 11. A patient who has been experiencing changes in his bowel function is scheduled for a barium enema. What instructions should the nurse provide for post procedure recovery? कि एक पेशेंट है, उसका बाउल फंक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि बेरियम एनेमा स्केड्यूल की है, ठीक है। अब कौन से इंस्ट्रक्शन नर्स उसको देगी ये प्रोसीजर जब उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, रिमेन NPO फॉर 6 आवर्स पोस्ट प्रोसीजर, कि आपने कुछ भी नहीं खाना मुंह से अगले 4 घंटे प्रोसीजर के बाद, या एडमिनिस्टर फ्लीट एनेमा टू क्लींस द बाउल ऑफ द बेरियम, के बेरियम को क्लींस करने के लिए एनेमा दे दें, या फिर सी, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक टू इक्वेट द बेरियम,
या डी अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर 24 आवर्स के दूध वाली चीजें जो आपने है ना वो नहीं खानी है 24 घंटे के लिए, ठीक है, प्रोसीजर के बाद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टार्टिंग में भी हमने बोला था कि बेरियम को इवोक्यूएट करने के लिए हमने फ्लूइड्स का ज्यादा बोलना है, फ्लूइड इंटेक उनका ज्यादा कराना है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 12, a nurse is caring for a newly admitted patient with a suspected GI bleed. The nurse assesses the patient's stool after a bowel movement and notes it to be a tarry black color. This finding is suggestive of bleeding from what location? कि नर्स है वो पेशेंट एडमिट हुआ है तो नर्स उसका केयर कर रही है और सस्पेक्टेड जीआई ब्लीड है कि उसको जीआई की ब्लीडिंग हो रही है, वो सस्पेक्टेड है। अब जो उसको स्टूल आता है ना वो ठारी ब्लैक कलर, ब्लैकिश यानी डार्क कलर का आ रहा है उसको, तो फिर ये कौन सी लोकेशन में ब्लीडिंग हो रही होगी? स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि अगर अपर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होगी तो वो डार्क कलर होगी, और अगर लोअर से होगी एनस वगैरह या एनल रीजन से तो वो ब्राइट रेड होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ फिर? ऑप्शन बी, अपर जीआई ट्रैक्ट इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 13. A nursing student has auscultated a patient's abdomen and noted one or two bowel sound in a 2-minute period of time. How would you tell the students to document the patient's bowel sound? कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, उसने अस्कल्टेट किया है पेशेंट एब्डामिन को और उसे सिर्फ एक या दो आवाज सुनाई दिया है 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में उसे सिर्फ एक या दो आवाज सुनाई दी है बाउल बाउल मूवमेंट की, ठीक है। तो फिर जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो किस तरह इसको डॉक्यूमेंट करेंगी? ये बोलेंगे कि नॉर्मल बाउल मूवमेंट्स है या हाइपो एक्टिव है कम है या हाइपर एक्टिव है ज्यादा है या पैरालिटिक एलियस बिल्कुल एब्सेंट है। तो ऑप्शन बी हाइपो एक्टिव इज करेक्ट। जब 2 मिनट में एक या दो से कम साउंड सुनाई देगी तो इसका मतलब है कि हाइपो एक्टिव मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट जो है वो हाइपो मतलब वो बहुत स्लो है, ठीक है। अगर 30 सेकेंड्स में, सिर्फ 30 सेकेंड में उसको 5 से 6 दफा साउंड सुनाई दिया तो वो हाइपर एक्टिव फिर बोलेंगे, वो हाइपर एक्टिव डॉक्यूमेंट करेगा। लेकिन अगर उसे 1 मिनट में बस 5 साउंड सुनाई दिए या 4 साउंड सुनाई दिए तो वो नॉर्मल होगा फिर, ठीक है। और जब बिल्कुल आएगा नहीं तो वो पैरालिटिक एलियस वाला केस होगा, फिर इस तरह डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन MCQ 14, an advanced practice nurse is assessing the size and density of a patient abdominal organs. If the result of palpation are unclear to the nurse, what assessment technique should be implement? कि एडवांस प्रैक्टिस नर्स है वो एसेस कर रही है जो पेशेंट के एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनको, ठीक है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स का क्या एसेस कर रही है? एब्डोमिनल ऑर्गन का साइज और डेंसिटी चेक कर रही है। तो अगर उसे पल्पेशन पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि इनका डेंसिटी और साइज क्या है फला ऑर्गन्स का, तो फिर उसे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए परकशन इज करेक्ट कि परकशन यूज होता है डेंसिटी और साइज मालूम करने के लिए। बाज़ औक़ात ये पल्पेशन के साथ भी यूज होता है या अकेले भी यूज होता है परकशन टेक्निक, ठीक है। डेंसिटी और साइज ऑफ ऑर्गन्स मालूम करने के लिए परकशन इज बेस्ट। MCQ 15. A nurse is caring for a patient with biliary colic and is aware that the patient may experience referred abdominal pain. क्या उसको उसको नर्स है वो एक पेशेंट जिसको बाइलरी कॉलिक है, बाइलर में स्टोन बना है फॉर एग्जांपल, या उसको बाइलरी कॉलिक है, तो वो क्या है कि पेशेंट जो है ना अब उसको नर्स को पता है जिसको इसको बाइलरी कॉलिक हुआ है ना पेशेंट को, तो इसको रिफर्ड पेन होगा एब्डोमेन में, उसको रिफर्ड पेन होगा, किसी और जगह पे पेन होगा, यहाँ पे नहीं होगा, किसी और जगह पे पेन होगा। अब वो कौन से एरिया पे पेन होगा? नर्स कहाँ एक्सपेक्ट करेगी कि इस एरिया में उसको पेन होगा अगर बाइलरी कोलिक वाला पेशेंट हो? तो वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिलो द राइट निपल, कि राइट निपल से थोड़ा नीचे अगर वो पेन का बताता है तो इसका मतलब कि बाइलरी कोलिक है उसको, ठीक है। अगर लिफ्ट निपल की बात होती तो फिर वो बाइलरी कोलिक की वजह से पेन नहीं होता, फिर वो हर्ट की वजह से पेन होता है, इसलिए राइट निपल के नीचे अगर हो पेन तो वहां पे रेफर होगा बाइलरी कोलिक का पेन, ठीक है। MCQ number 16. An inpatient has returned to the medical unit after barium enema. When assessing the patient's subsequent bowel pattern and stools, what findings should the nurse report to the physician? कि पेशेंट आया है वापस, जब उसको बेरियम एनेमा प्रोसीजर हुआ था उसका, अब उसके बाद वो रिटर्न हो गया, वो वापस आ गया है, और जब पेशेंट्स की असेसमेंट हो रही थी, ठीक है, उसके बॉल पैटर्न्स की, स्टूल की, तो कौन से उसको फिर जब वो एसेस कर रहा था, नर्स हर चीज़ एसेस कर रहा था पैटर्न्स एंड स्टूल, तो कौन सी फाइंडिंग उसको फिर डॉक्टर को बतानी चाहिए, ठीक है। जो एबनॉर्मल फाइंडिंग हो ना वो डॉक्टर को कौन सी बतानी चाहिए फिर उसको? तो ऑप्शन ए लार्ज वाइट स्टूल, नहीं, क्योंकि ये सही है। जब बेरियम आप वो करवाते हो ना, टेस्ट कराते हो, बेरियम सॉलो कराते हो उसको, तो फिर वो लार्ज होता है स्टूल जो है ना, वो लार्ज हो जाता है क्योंकि उसकी ऑस्मोलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना बेरियम की, तो वो स्टूल भी लार्ज हो जाता है उसकी वजह से, और वाइट स्टूल होते हैं उसको, और मिल्की वाइट स्टूल्स होते हैं बेरियम की वजह से, ये भी ठीक है। 3 स्टूल्स ड्यूरिंग एन 8 आवर पीरियड ऑफ टाइम,
तो हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि बॉल मूवमेंट थोड़े से फास्ट हो जाते हैं बेरियम की वजह से। तो फिर कौन सा ऑप्शन रहता है? ऑप्शन डी, स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड। तो फिर हमने ये वाली जो है, ये वाली फाइंडिंग फिर डॉक्टर को बतानी है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है बेरियम केस, बेरियम के प्रोसीजर में। ठीक है। MCQ number 17. A nurse in a stroke rehabilitation facility recognizes that the brain regulates swallowing. Damage to what area of the brain will most affect the patient's ability to swallow? अब एक नर्स है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में काम कर रही है, उसको पता है कि जो आपके जो हमारी जो खाने निगलने की या पानी निगलने की या जो स्वालिंग एबिलिटी है ना, वो दिमाग कंट्रोल करता है इसको। तो बोलते हैं कि आप बता सकते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है दिमाग में जो सॉल्विंग को कंट्रोल करती हो, और उसको डैमेज हो जाते हो तो फिर मतलब मसला होगा सॉल्विंग में। तो वो कौन सी जगह है? वो ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये याद रखें। MCQ number 18. A patient is being assessed for a suspected deficit in intrinsic factor synthesis. पेशेंट को असेस किया गया है और ये मालूम हुआ है कि उसका जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, उसकी सही से सिंथेसिस नहीं हो रही। इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? विटामिन B12 के लिए। ठीक है, तो अब उसकी सिंथेसिस कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। तो व्हाट डायग्नोस्टिक असेसमेंट फाइंडिंग इज द मोस्ट लाइकली रेशनल फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन? तो हमें कौन से ऐसे फाइंडिंग है जिससे हमें पता चलेगा कि इसको वाकई इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन में मसला है? ठीक है, तो नीचे वो दिए हुए हैं फाइंडिंग्स। मसल वेस्टिंग, नो। ऑप्शन बी, क्रोनिक जॉन्डिस इन द एब्सेंस ऑफ लिवर डिजीज, नो। ऑप्शन सी, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द पेशेंट स्टूल, नहीं, इसके साथ भी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी, परसिस्टेंटली लो हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, हाँ ये है, क्योंकि विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 भी वो जो, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो हमें पता है कि परनीशियस एनीमिया होता है ना फिर, तो इस वजह से उसको बार बार हेमोग्लोबिन उसका लो आ रहा होगा, हेमाटोक्रिट भी उसका लो आ रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ number 19. A patient with a recent history of intermittent bleeding is undergoing capsule endoscopy to determine the source of the bleeding. When explaining this diagnostic test to the patient, what advantage should the nurse describe? कि एक बार बार वक्फे वक्फे से उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से फिर उसके लिए एंडोस्कोपी स्केड्यूल हुई है कि वो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग मालूम करे कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। ठीक है, तो जब वो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सप्लेन करेगी, इंडोस्कोपी के बारे में बताएगी पेशेंट को, तो क्या एडवांटेज है, दस उसको कौन सा एडवांटेज के बारे में बता सकती है कि इसका ये एडवांटेज है? तो ऑप्शन ए, द टेस्ट अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर पेरिटोनियल कैविटी, गलत, क्योंकि एंटायर पेरिटोनियल कैविटी में एंडोस्कोपी एंटायर पेरिटोनियल कैविटी का नहीं कराती ना, तो ये एडवांटेज तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी, द टेस्ट अलाउज फॉर पेनलेस बायोप्सी कलेक्शन, नो। ऑप्शन सी, द टेस्ट डज नॉट रिक्वायर फास्टिंग, नो। ऑप्शन डी, द टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव, हाँ, उसको बोलेंगे कि ये टेस्ट नॉन इन्वेसिव है, इसमें आपके कोई स्किन या टिश्यू में ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उनको टच नहीं करेंगे। तो ये एडवांटेज फिर पेशेंट को फील हो सकता है कि हाँ इस प्रोसीजर का ये एडवांटेज है। तो ऑप्शन डी, द टेस्ट इज नॉन इन्वेसिव, इज करेक्ट। MCQ number 20. A nurse is caring for a patient admitted with a suspected malabsorption disorder. एक पेशेंट एडमिट हुआ है और उसको मल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, सस्पेक्ट है वो कि उसको ये डिसऑर्डर है। द नर्स नोज दैट वन ऑफ द एसेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पेंक्रियास। कि नर्स को पता है कि हमारा एक एसेसरी ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंक्रियास। व्हाट डाइजेस्टिव एंजाइम डज द पेंक्रियास सीक्रेट? सेलेक्ट ऑल डेटा अप्लाई। अब कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पेंक्रियास सीक्रेट करते हैं, वो सारे आपने सेलेक्ट करने हैं। तो इनमें से कौन कौन से सीक्रेट करते हैं? पेप्सिन, नो, पेप्सिन तो स्टमक से रिलीज होता है। लाइपेज, यस। एमाइलेज, यस। ट्रिप्सिन, यस। तो बी सी डी इज करेक्ट। पिटाइलिन सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद होता है। तो इस वजह से ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। बस ये यहाँ तक था, ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है। हम 20 MCQs और भी प्रैक्टिस करेंगे एज पार्ट 2। यूनिट 1 का मतलब 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे हों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है।